ये योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है उनसे जानेंगे, और योग के द्वारा हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो योगी जी, आपने एक बहुत ही बढ़िया सत्कर्म करके एक प्रोग्राम एपिसोड अभी बनाया था। उस एपिसोड में जो आपने दिखाई है क्रियाएं, उस क्रियाओं के बारे में बताइए। उस क्रिया से क्या क्या लाभ है और क्या क्या सावधानी बरतें, क्या क्या फायदे हैं उन क्रियाओं से, और कब कब करें, कैसे कैसे करें। ये सारी जानकारी हम आपसे जानना चाहेंगे जो अभी आपने सत्कर्म बताया था। जी, मैं तिलकराज धीमान पहले तो ये धन्यवाद करता हूँ नई सुबह मीडिया का, जिन्होंने आज मेरे को अपने योग की क्रियाओं को करने के बाद, दिखाने के बाद उनका एक, उनसे क्या क्या लाभ होते हैं, कैसे उनको करना है, पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप तक मेरी क्रियाओं को पहुंचाने का इन्होंने मौका दिया। और उसके बाद ये गुरु जी हैं, ये रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी हैं। ये बहुत दिनों से, बहुत सालों से योग क्रियाओं को, लोगों को, आसनों को और मुद्राओं को निरोगी काया के लिए संदेश देते हैं। बाकी आए हुए सभी सज्जनों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर मुझे दर्शन देने का मौका दिया। तो अभी शुरू करते हैं। तो क्या है जी, योग, योग क्या है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि योग एक संपूर्ण विद्या है। योग एक संपूर्ण विद्या है जो हमें षटकर्म की क्रियाओं से लेकर ध्यान, मोक्ष और समाधि तक ले जाती है। योग की शुरुआत षटकर्म से होती है, जो कि हमारे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। मतलब दैनिक दिनचर्या, सुबह की शुरुआत योग की क्रियाओं से करनी। कौन सी क्रिया है जिससे योग शुरू करना है? सुबह की दिनचर्या को आपने शुरू करना है। निरोगी काया के लिए योग करें। दिन की शुरुआत, दैनिक दिनचर्या की शुरुआत षटकर्म की पहली क्रिया जल नीति, जल नीति से करना है। जल नीति क्या है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, आगे षटकर्म की क्रियाओं के विस्तार से बताऊंगा। तो जैसा कि हठयोग के अनुसार, हठयोग के 7 अंग है: षटकर्म, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, मुद्राएं, ध्यान और समाधि। यह है योग के 7 अंग। ऋषि मुनियों ने जो निरोगी काया के लिए ये 7 अंग बनाए हैं। तो पहला अंग है षटकर्म। षटकर्म जो पहला अंग है, षटकर्म से पूरे शरीर की, यहाँ सिर से लेकर तो ये पूरे शरीर की छोटी आंत, बड़ी आंत, छाती के, फेफड़े के सारे रोगों का नाश होता है षटकर्म की क्रियाओं से ही। षटकर्म की पहली क्रिया है जल नीति। नीति के विभिन्न अंग हैं: जल नीति, सूत्र नीति और गजकरणी। विशेष इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और दूध नीति और घी नीति। तो दूसरी क्रिया है षटकर्म की धोती। धोती में आता है बमन धोती, बस्तर धोती, बाईसार धोती, दंड धोती। और उसके बाद तीसरी क्रिया है कपाल भाती। षटकर्म की तीसरी क्रिया है कपाल भाती। पहले 2 क्रियाओं को करने के बाद ही कपाल भाती करने का पूरा लाभ मिलता है। चौथी क्रिया है बस्सी। बस्सी के बारे में भी बताऊंगा। उसको वैसे करके नहीं दिखाया जा सकता, उसके लिए वैसे उसको कैसे करना है वो विधि बताऊंगा। उसके बाद अगली क्रिया है नौली। पेट के लिए, पेट की पूरी एक्सरसाइज होती है उसे नौली से। और एक विशेष बात है, छठवीं क्रिया है त्राटक। षटकर्म की छठी क्रिया है त्राटक। त्राटक से आंखों के रोगों के लिए और ध्यान एकाग्र करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए त्राटक एक बहुत अच्छी क्रिया है। इससे वीडियो में दिखाया हुआ मैंने पिछले, तो उसमें त्राटक से जो बच्चे छोटी उम्र में चश्मा लगता है, चश्मा तो उतर जाएगा, लगेगा नहीं। 5 मिनट की या 10 मिनट की क्रिया है ये, जितना करें। और बच्चे जो ऐसे कई बार देखा होगा कि बच्चे बार बार ऐसे आंखें झपकते हैं, ऐसे ऐसे बार बार बिना मतलब से एक जगह नजर खोल के रख ही नहीं पाते। बहुत बच्चे ऐसे मेरे पास आते हैं, मैंने ठीक किए हुए हैं। उनको विशेष त्राटक की क्रिया से हफ्ते के अंदर अंदर ठीक होते हैं।
और बीच में तिरछी आंखों से देखने वाले बच्चे हैं, जो ऐसे तिरछी आंखों से देखते हैं, लगता है हम इधर देख रहे हैं, वो देखते देखते इधर है, वो भी इस आंखों के रोग जो हैं वो इस त्राटक की क्रिया से ठीक होते हैं। हम शुरू करते हैं पहली क्रिया षटकर्म की, नेति। नेति जो है वो पहली क्रिया है, योग की पहली क्रिया, षटकर्म की पहली क्रिया, दिनचर्या की पहली क्रिया है नेति। नेति है इस गले से ऊपर के सब रोगों का नाश होता है नेति से। नेति है सबसे वैसे सर्वश्रेष्ठ जल नेति माना जाता है। जल नेति, सूत्र नेति, रबड़ नेति और उसके बाद घी नेति और दूध नेति, ये 4-5 क्रिया हैं नेति की। तो जो हमने वैसे वीडियो में बड़े अच्छे विस्तार से करके दिखाया हुआ है, ये सुलोचना धीमान बड़े अच्छे से इन क्रियाओं को करती है। जल नेति और भमन धोती और घी नेति, घी नाक से पीना, और दूध नेति, दूध नाक से पीना, बड़े अच्छे ढंग से पिछले वीडियो में दिखाया हुआ है। और मैं तो वैसे पहले भी कई वीडियो डाल चुका हूँ, तो ये आपको विस्तार से बताएंगे। उसको देखने के लिए पिछला वीडियो देखें। और उसके बाद नेति क्या है, पानी नाक से पीना और मुंह से निकालना, फिर दूसरे नाक से पीना, मुंह से निकालना। जब हम पानी नाक से पीकर तो मुंह से निकालेंगे तो ये अंदर की श्वास नली को पूरा लाभ होता है। पानी नाक से पिया और मुंह से निकाला तो अंदर के ये अंदर इस हिस्से में कोई भी हमारा दिन में ये धूल भरे वातावरण में, फैक्ट्री में, काम धंधे में सारे धूल कण जो अंदर जाते हैं वो बाहर निकलते हैं। नेति के लिए, जल नेति के लिए पानी हल्का गर्म करके उसमें नमक, सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं। और सिंपल डालेंगे तो बीपी की शिकायत रहती है, तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं। पानी उतना गर्म होना है जितना पता ना चले, उंगली लगाओ अपने शरीर के टेम्परेचर से हल्का सा ऊपर, वो पानी लगेगा नहीं। अगर ठंडा होगा तब पानी लगेगा अंदर, ज़्यादा गर्म होगा तभी लगेगा। तो पहले एक नाक से पीना, मुंह से निकालना, फिर दूसरे नाक से पीना, मुंह से निकालना। यह है जल नीति। पूरे अंदर के इस व्यवस्था को, अंदर के पूरे शरीर के इतने हिस्से, गले से ऊपर के सब रोगों का नाश होता है। कान के रोग, आँख के रोग और सबसे गंभीर बीमारी साइनस। कई लोगों का नाक से सांस आता ही नहीं, मुंह से ही सांस लेते हैं। एक बार करने से ही ठीक होता है। डॉक्टर के पास जाओगे, साल भर की दवाई देगा, 6 महीने की देगा, तब भी ठीक नहीं हो पाएगा। इसको हम क्रिया को करने से अभी करा अभी ठीक, अभी ये नाली साफ होती है। और उसके बाद नेति की दूसरी क्रिया है गज करनी। इसको गज करनी को वैसे नेति से भी जोड़ा जाता है, लेकिन इसका ऋषि मुनियों ने गज करनी नाम रखा है। गज करनी क्या, पानी मुंह से पीना और नाक से निकालना। जब हम पानी मुंह से पिएंगे और नाक से निकालेंगे, इसकी वैसे मैंने ये नेति की ही को 15-20 वीडियो है, हर तरह से, हर तरीके से समझाया हुआ है। विस्तार से देखने के लिए चैनल पे देखें। तो जब हम पानी मुंह से पीकर नाक से निकालना है। वैसे विशेष बात है कि इन क्रियाओं को सीखने के लिए किसी योग्य गुरु के पास ही संपर्क करें। और मैं वैसे कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ हर संडे सेवा करने के लिए इनके हर संडे को आपको ये सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो हम हमारा संकल्प लिया है कि लोगों को इन क्रियाओं को सिखाने का, आगे जन जन तक पहुंचाने का। तो ये पानी जब मुंह से पीकर नाक से निकाला तो ये अंदर पूरा हिस्सा ये अंदर का साफ हुआ। गले से ऊपर के सब रोगों का नाश होता है। कोई इसके ऊपर कोई बीमारी नहीं होगी। आंखों का चश्मा उतरेगा और जिनको शुरू करेंगे तो लगेगा ही नहीं, चश्मा लग ही नहीं सकता। मेरी उम्र 70 साल हो गई है, वैसे 70वां साल अभी पिछले पहली तारीख को प्रोग्राम था। मैं सारी क्रियाओं को करता हूँ, मेडिकल में फिट हूँ, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं। और ये मेरे से 2 साल छोटी है, इसको बिल्कुल फिट है। मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल फिट। आजकल ऐसे वातावरण में ना पानी शुद्ध है, ना हवा शुद्ध है, ना भोजन शुद्ध है, ना तो ऐसे समय में किसी को अगर हेल्थ ही रखा हुआ है, स्वास्थ्य को बनाकर रखा हो, तो बहुत बड़ी बात है। सबसे गंभीर बीमारी है कोलेस्ट्रॉल, थायराइड वगैरह, ये बीमारियां जो उम्र पर दवाई खानी पड़ती है, इन क्रियाओं से करने से होगी नहीं। मेरे मेडिकल में कोई बीमारी नहीं। अच्छा, उसके बाद षटकर्म की दूसरी क्रिया है धोती। धोती मतलब धोना। जैसे हम अपने
शरीर को कपड़ों को बाहर से साबुन से धोते हैं, वैसे अंदर से धोना, शरीर को अंदर से पूरे से पिंजरे को धोना, उसको बोलते हैं धोती। ऋषि मुनियों में उसका नाम धोती रखा है। बड़ा सोच समझ के रखा होगा कि लोग समझ जाए भी धोना। तो धोती क्या है? धोती के बमन धोती, बस्तर धोती, दंड धोती, भाईसार धोती, ये मैंने करके दिखाया हुआ है। तो पहली क्रिया है धोती की, बमन धोती। बिल्कुल आसान, हर कोई आदमी कर सकता है। इस तरह नीचे का हिस्सा, गले से नीचे का सब रोगों का नाश होता है धोती से। बमन धोती आसानी है, कोई मुश्किल नहीं। पानी गर्म करके पीना है और बमन करना है। जब हम पानी पीकर तो बमन करेंगे तो अंदर से ये अंदर जो भी गंदगी है तो बाहर तो निकलनी है। अगर बमन नहीं होगा तो गुदा मार्ग से पानी निकलेगा। पानी जहाँ से भी निकलेगा अंदर से साफ करके ही निकलेगा, दाएं बाएं तो कोई जगह है नहीं। पानी कम नहीं पीना है, 1.25 लीटर या 1.5 लीटर पानी पीना है। उसके लिए मैंने वैसे विस्तार से वीडियो में बताया हुआ है, पिछले कुछ वीडियो में बड़े लंबे मैसेज लिख के भी भेजे हुए हैं। बाकी अभी शायद मेरी इन बातों को सुन के आप पिछला प्रोग्राम देखने की कोशिश करेंगे। तो पानी पीकर तो बमन करा, छाती के, फेफड़े के, लीवर के सब रोगों का नाश होता है। और एक बार जब पानी पीकर बमन किया तो सबसे गंभीर बीमारी होती है शुरुआत गैस से। सब रोग जो इतने हिस्से हैं गैस से होते हैं। जब पानी पीकर बमन करेंगे तो गैस तेजाब बनेगा नहीं। जब गैस और तेजाब नहीं बनेगा तो कब्ज होगी नहीं। जब कब्ज नहीं होगी तो सबसे भयंकर बीमारी है बवासीर, वो हो नहीं सकती। अच्छा, उसके बाद जब अंदर का ये पिंजरा साफ रहेगा तो पथरी, किडनी में पथरी हो जाती है। वो कैसे होती है? हम पानी कम पीते हैं और अंदर गंदगी जमते जमते पथरी का रूप धारण करती है। पत्थर कोई बाहर से नहीं पेट में घुसते, पत्थर अंदर की शुद्धि नहीं होने के कारण बनते हैं ये पथरी। वो भी होगी नहीं। अगर हो गई है तो मैं निकाली है कि 100 लोगों की पथरियाँ निकाली हुई हैं। एक पेशेंट भी आने वाले भी थे, आई रही हो पथरियाँ। और उसके बाद इसके साथ किडनी का कोई रोग होगा नहीं। उसके बाद आती है बीमारी, एक भयंकर बीमारी। इसके साथ की क्रिया है शंख प्रचलन। शंख प्रचलन क्या है? ऋषि मुनियों ने इसकी बड़े अच्छे ढंग से इस पेट की बड़ी आंत से नीचे आंत तक पूरे अंदर के पूरे पिंजरे के इसके शरीर की शुद्धि के लिए शंख प्रचलन क्रिया का एक व्याख्या की हुई है। शंख प्रचलन में क्या है? पानी गर्म करके 1.25 लीटर या 1.5 लीटर पानी ही पीना, उससे कम पीना नहीं। कम पियोगे 1-2 गिलास पी के तो नुकसान करेगा। वो बोलोगे मेरा सिर भारी हो गया, पेट भारी हो गया। तो पानी 1.25 लीटर 1.5 लीटर से कम पीना। हम 2 लीटर पानी पीते हैं, एक जग पानी का इसको पिलाता हूँ। तो हमारे शुरू से पूरे परिवार के, पूरे खानदान के योग्य है, जो सुबह की दिनचर्या को षटकर्म की क्रियाओं से करते हैं शुरू। तो जब हम पानी 1.25 लीटर 1.5 लीटर पानी नमक डालकर और उसमें नींबू डालकर पीना है। बमन नहीं करना है। बमन नहीं करना है तो वो पानी, इसमें बीपी वालों को नमक का प्रयोग नहीं करना है, उसमें नींबू डाल ले। बीपी है या नहीं है, बिना नमक डाले शंख प्रचलन होगा नहीं। उसमें सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना है। तो जब पानी पीकर तो बमन नहीं करेंगे तो पानी तो निकलेगा पूरा का पूरा पानी। 10-15 मिनट में, थोड़ा इतना टहलना है, बैठना नहीं है। थोड़ा ऐसे टहलते टहलते 10-15 मिनट में पूरा का पूरा पानी अंदर से पूरे इस पिंजरे की शुद्धि करते हुए गुदा मार्ग से पूरा पानी निकलता है। 3 बार होती है क्रिया, 3 बार पेट साफ होता है। अच्छा, 3 बार पेट साफ हो गया, बिल्कुल शरीर हल्का। और कभी भी ऐसा किसी को हो जाए तो पानी ही पी देना, कुछ नहीं करना, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। सबसे गंभीर बीमारी है कब्ज और गैस की। लोग डॉक्टर के पास पैसा भी देते हैं, नर्सिंग होम में डॉक्टर के पास जाओगे तो सीधा आईसीयू में भर्ती करते हैं सीधा ही। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया शंख प्रचलन, आपको ये विस्तार रूप से बताया पेट की शुद्धि के लिए, जो हर आदमी कर सकता है, धोती धोना। उसके बाद अगली क्रिया है, उसके बाद अगली क्रिया है दंड धोती है। ये दंड धोती ऋषि मुनियों ने इसकी बड़े अच्छे ढंग से व्याख्या की हुई है। पेट ना ठीक होने के कारण ये घुटने या सारे जवाब देते हैं, इसलिए यही बता रहे हैं कि पेट तो तो ठीक हो जाएगा। ये पाइप है, इसको मैंने
2 पाइप रखे हुए। मैं वैसे ये आधा इंची पाइप है 12 mm का, इससे दंड धोती करता हूँ। बाकी सीखने वालों के लिए पतला पाइप साथ में रखा हुआ है, कोई सीखने का इच्छुक हो तो। इससे जब पानी क्या है, दंड धोती पानी पीना है और इस पाइप को मुंह से अंदर गले में यहाँ तक डाल के तो उस पाइप से पानी निकालना है। ऋषि मुनियों ने इसका अंदर की गंदगी को तुरंत साफ करने के लिए ये क्रिया बनाई हुई है। मैंने बड़े अच्छे ढंग से 2-3 वीडियो इसका डाला हुआ है। ये पाइप मैंने ये पाइप 12 mm का पाइप है, इसका मैंने ये अपने आप तैयार किया हुआ है। इस पाइप का ये अगला छोर जो है वो थोड़ा सा गर्म करके दबाया हुआ कि पहले पतला किनारा अंदर जाएगा, मोटा होगा तो अंदर लगेगा कहीं, तो इसको विचित्र लगेगा कि पाइप अंदर डाल के। ऋषि मुनियों ने इसका तुरंत गंदगी किसी और विशेष क्रिया के विशेष बीमारी के लिए बनाई हुई है ये क्रिया। बताऊंगा नहीं अभी कि इसके बारे में पूरी जानकारी देनी हो तो मेरे को मोबाइल में अपने फ़ोन पर कमेंट करें, लेकिन मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा किस लिए ये व्यवस्था बनाई हुई है। तो अंदर की गंदगी पूरी बार किसी किस्म की भी गंदगी से बाहर होती है। बड़े अच्छे ढंग से मैं यूट्यूब पर वीडियो डाली हुई है, अगर देखना होगा तो किसी दिन आपको यहाँ करके दिखाऊंगा। दिखाना या इन क्रियाओं को आप लोगों तक पहुँचाना, ये मैंने पहला संकल्प लिया था, जन जन तक ये संदेश पहुँचाएंगे। उसके अगली क्रिया है बस्तर धोती। बस्तर धोती को तो खैर काफ़ी लोगों ने मेरी देखी हुई है। ये 5 मीटर कपड़ा है, 5 मीटर नापा हुआ कपड़ा है। ये धोती 5 मीटर की होती है, ये 5 मीटर ही कपड़ा है। ये 5 मीटर कपड़े को मुंह से अंदर निकलना है और बाहर निकालना। कपड़ा नपा हुआ है 5 मीटर होता पूरा, ये इसको मुंह से अंदर पेट में निकलना है और बाहर निकालना है। तो मेरे षटकर्म की पूरी क्रियाएं जो हैं ये अपने आप कोई कोशिश नहीं करनी। किसका शौक हो तो मिलना, करवाऊंगा, टाइम दूंगा, सबको इकट्ठा करके सबको एक बार सिखाऊंगा। तो ये 5 मीटर कपड़ा जब अंदर डाला और बाहर निकाला, इसमें क्या हुआ, जब हम 5 मीटर कपड़ा पानी के सहारे से, गर्म पानी के सहारे से अंदर निकलेंगे तो ये छाती के रोग, फेफड़े के रोग, विशेष बातों का ध्यान दें। तो उनको जब 5 मीटर कपड़ा हमने अंदर निकल के बाहर निकाला तो ये छाती में जमा हुआ बलगम, रेशा, उसी टाइम कपड़े के साथ ही बाहर निकलता है। जब हम कपड़े को निकालेंगे छाती के यहाँ जमी हुई बलगम उसी टाइम बाहर निकलती है। दमा के रोगी जो है वो सालों से बिस्तर पर पड़े हैं, विक्स एनर का इस्तेमाल करते हैं और वो सांस लेने के लिए स्टीमर का इस्तेमाल करते हैं, वो 4-5 दिन में छूट जाता है और 10-15 दिन में दमे के रोगी ठीक होते हैं। विक्स एनर की कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, विशेष बात। अच्छा, ये मैंने आपको क्रियाएं बताई हैं, अभी 3 क्रियाओं के पार्ट है आगे। इन क्रियाओं से इस अंदर का कोई भी रोग होगा नहीं, विशेषकर महिलाओं के जितने भी गुप्त रोग हैं वो ठीक होते हैं, सारे जितने भी अंदर होते हैं। विस्तार से किसी ने पूछना होगा तो फ़ोन पे कमेंट में लिख के बताएंगे। और पुरुषों के भी गुप्त रोग सब ठीक होते हैं इन क्रियाओं से। और जब 5 मीटर कपड़े को हमने अंदर निकल के बाहर निकाला, विशेष गंभीर बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी होगी नहीं। कैंसर क्या है, कैंसर अंदर वो बढ़ते बढ़ते बोलते हैं वो मांस बढ़ गया, उसको बढ़ते बढ़ते कैंसर का रूप धारण कर लेता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होगी नहीं इस बस्तर धोती से और बमन धोती से। बस्तर धोती नहीं कर सकते, बमन धोती हमेशा करें। और उसके बाद टीबी, विशेष बातों की ओर ध्यान दें। टीबी क्या है, टीबी खांसी ठीक नहीं हुई, बिगड़ते बिगड़ते टीबी का रूप धारण किया। तो जब हम पानी पी के बमन करेंगे, ये बस्तर धोती है, बमन धोती, 2 ही क्रिया हैं। जब यहाँ रेशा बलगम रहेगा ही नहीं, खांसी होगी नहीं, जिंदगी भर मेरे को खांसी होती नहीं, जुकाम होता नहीं, कभी नजदीक भी नहीं आएगा, तो ये टीबी जैसी गंभीर बीमारी होगी नहीं, पक्का है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। ऋषि मुनियों ने बड़े अच्छे ढंग से इसकी व्याख्या की हुई है। तो मैं छोटा एक गरीब आदमी आप तक पहुँचा रहा हूँ, ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। और उसके बाद ये आपको मैंने धोती की क्रियाएं बताई हैं, 2 षटकर्म की क्रियाएं। तीसरी क्रिया है षटकर्म की। दोस्तों, अब अगली क्रिया है ये घी नेति। घी है ये, घी नेति षटकर्म की क्रिया है, नेति की। तो घी नाक से पीना, ये घी है, इसको पहले एक नाक से पीना और फिर दूसरे नाक से पीना। तो इससे क्या होता है,
जब हम घी नाक से पिएंगे तो नाक से घी पीने से दिमाग की एक एक नस को, पूरे शरीर की एक एक नस को लाभ मिलता है। घी पीने के लिए घी कपालभाति में तो सांस बाहर को फेंका जाता है और घी नीति के लिए घी पीकर नाक से तो सांस को ऊपर खींचा जाता है। ऐसे जब घी को ऊपर खींचेंगे तो पूरी एक एक नस को, पूरे शरीर की एक एक नस को लाभ मिलता है। विशेषकर डिप्रेशन के मरीज जो उम्र भर दवाई खाते हैं, वो दवाई महीने 15 दिन के अंदर दवाई छूटती है उनकी, ये पक्का है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। और कमजोर याददाश्त के लिए बहुत अच्छी क्रिया है घी नीति। तो इसका अभ्यास करने के लिए किसी योग या गुरु से सीखें ताकि आपको सही ढंग से पूरा फायदा मिले। तो इसका अभ्यास करें और पूरा लाभ उठाएं। और इसका अभ्यास जो है वो धूप में किया जाता है। घी नीति का अभ्यास जो है, घी नीति दूध में की जाती है। कुछ लोग ड्रॉप्स के सोते टाइम घी डालते हैं, उसका नुकसान हो सकता है। तो घी नीति हमेशा धूप में, दोपहर के टाइम में, सुबह 9, 10, 11 बजे के बीच में जो कम धूप होती है उसमें किया जाता है घी नीति। उसके बाद शवासन किया जाता है। घी नीति के बाद शवासन करके तो घी सांस को ऊपर खींचना है, ऐसे शवासन करके। तो इसका विशेष कर वीडियो मैंने पिछले वीडियो में करके दिखाया हुआ है। और ये सलोचना धीमान भी घी नीति अच्छे ढंग से करती है। ये भी इसका वीडियो YouTube पे डला हुआ है, तो इसके लिए देखें ध्यान से और लाभ उठाएं। और उसके बाद अगली क्रिया नीति की अगली क्रिया है दूध नीति। दूध नाक से पीना। ये 1 गिलास दूध का है, दोनों नाक से एक एक गिलास दूध का बारी बारी पीना विशेष बात है। लोग सोचेंगे दूध भी कभी नाक से पिया जाता है, लेकिन योग हठों के अनुसार दूध नीति एक बहुत अच्छी क्रिया है, दूध नाक से पीना। तो इससे क्या होता है, दूध पहले 1 गिलास, मैंने एक गिलास दूध का दोनों नाक से बारी बारी करके दिखाया हुआ है। और ये सलोचना इमाम भी अच्छे ढंग से दूध नीति करके दिखाया हुआ है। 2-3 वीडियो इसका भी पहले वीडियो डला हुआ है YouTube पे। तो घी दूध एक नाक से पीना, फिर दूसरे नाक से पीना। इससे क्या होता है, जब हम दूध नाक से पिएंगे तो उसका घी, जैसे मैंने बताया घी नीति के लिए घी सांस को अंदर खींचना है, जोर से ऐसे खींचना है। तो दूध भी ऐसे ही, दूध की क्रिया भी सेम वैसे ही है। दूध नाक से पी के तो सांस ऊपर को खींचना। इससे जब दूध नाक से पिएंगे तो दूध का असर जो है वो एक एक नस को पहुंचता है, पूरे ऊपर के हिस्से की, गले से ऊपर के हिस्से की एक एक नस को दूध का लाभ पहुंचता है। विशेषकर कमजोर याददाश्त के लिए। और स्पेशल है ये बीपी के मरीजों के लिए दूध नीति करने वाले को कभी बीपी की शिकायत हो नहीं सकती। नॉर्मल है रहेगा, लो है बीपी तो भी ठीक होगा, हाई है तो भी ठीक होगा। तो दूसरी बात, सौंदर्य के लिए चेहरे में चमक रौनक आती है दूध नीति से। तो इसका अभ्यास करें। सीखने के लिए किसी योग या गुरु से या मुझसे संपर्क करें, ऑनलाइन भी सिखा दूंगा। और जैसे आप बोलो घर में आ सकता है तो घर में आ जाए, इसका अभ्यास करें। बहुत अच्छी क्रिया है दूध नीति। तो ये मैं अभी दूध नीति की और घी नीति की 2 क्रियाएं आपको करके। कपालभाति क्या है? कपाल ये इसने खोपड़ी को कपाल बोलते हैं। इसकी भांति शुद्ध करना, साफ करना। तो कपालभाति जब हम ये तीसरी क्रिया बनाई ऋषि मुनि ने, जब हमने ये पहली क्रिया नेति और दूसरी धोती कर ली, उसके बाद ये अंदर कुछ ये रेशा बलगम जो है लूज हो गया होता है, उसको बाहर निकालना, बिल्कुल ये धुल गया, ये इससे अंदर के शरीर को बिल्कुल शुद्ध करने के लिए कपालभाति बनाया है। तो कपालभाति अब 2 क्रियाओं को करेंगे। उसके बाद सांस को नॉर्मल लेना है और बाहर फेंकना है। उससे ये अंदर का पूरा शरीर जो है, इतना हिस्सा ये पूरा साफ होता है कपालभाति से। बड़ी अच्छी क्रिया है, लेकिन इसको सही ढंग से करें तब। कपालभाति से ही यहाँ पेट में कोई रसौली वगैरह की शिकायत हो वो भी ठीक होती है, होगी भी नहीं।
ये बीमारियां होगी भी नहीं। ये इन क्रियाओं तीसरी क्रिया तक हो गया ये आपका काम। आयो अभी षटकर्म की चौथी क्रिया है बस्सी। बस्सी एक ऐसी क्रिया है जो पेट की बड़ी आंत की सफाई के लिए बस्सी क्रिया है। आ जाओ। इस क्रिया को वैसे प्रत्यक्ष दिखाया नहीं जा सकता, इसकी व्याख्या की जा सकती है। बस्सी क्रिया क्या है? अंदर बड़ी आंत की सफाई के लिए बस्सी क्रिया बनाई ऋषि मुनियों ने। तो इसको या तो बहते पानी में, जहाँ इतना 1.5-2 फुट पानी हो, या तो बाथरूम में टप में पानी भर के, तो उसमें ऐसे उकड़ू आसन बैठ के टप में, वैसे वीडियो में बताया हुआ मैंने, व्याख्या में इसमें ऐसे टप में बैठकर, तो सांस को पेट पूरा बाहर निकाल कर, पेट खाली हो गया, पूरा अंदर चला गया पेट, सांस पूरा बाहर निकाल के सांस को रोक लिया। तो उसके बाद पेट को ढीला छोड़ेंगे तो पानी अजीब सा लगेगा, पानी गुदा मार्ग से अंदर आता है पेट में, और फिर छोड़ेंगे तो पानी पूरा निकलता है। ऋषि मुनियों ने नीचे इस हिस्से की बड़ी आंत की सफाई के लिए बस्सी क्रिया का बड़े अच्छे ढंग से व्याख्या की हुई है। हमने वैसे ये हठयोग की किताब को पढ़ा हुआ है, जिसमें अच्छे ढंग से ये सब दिखाया हुआ है। और उसके बाद अगली क्रिया है नौली। नौली पेट की एक्सरसाइज है एक। तो पेट को पूरा सांस बाहर निकालकर नौली क्रिया की जाती है। पेट में गैस कब्ज के लिए, पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छी क्रिया है नौली। तो अगली क्रिया त्राटक के बारे में मैंने, छठी क्रिया षटकर्म की त्राटक। तो त्राटक के बारे में पहले बता चुका मैं। वैसे इसको बैठ के किया जाता है, जैसे ती जलाकर इस क्रिया को किया जाता है त्राटक को। तो मोमबत्ती जला के अपनी नज़र को उस मोमबत्ती की लौ पर टिकाते हुए मन को एकाग्र करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए बहुत अच्छी क्रिया है त्राटक। बिना आंख झपके हुए मोमबत्ती की तरफ देखना और मन को एकाग्र करने के लिए, ध्यान के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। इससे, त्राटक से बच्चों का चश्मा तो उतरता है, पक्का है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। ऋषि मुनियों ने आंखों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताई हुई है। उसके बाद जो बच्चे आंखें झपकते हैं, ऐसे बार बार आंखें झपकते हैं, उनके लिए बहुत, ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर आंखें झपकना बंद कर देंगे त्राटक की क्रिया से। घर में एक नए पैसे का खर्चा नहीं, डॉक्टर तो उम्र पर दवाइयाँ देता ही रहेगा, ऐसे वैसे जो भी है। आंखों में डालने वाले की किसी दवाई की ज़रूरत नहीं। और तिरछी आंखों से देखने वालों के लिए बहुत अच्छा, वो भी 8-10 दिन में ठीक होते हैं। तिरछी आंख से देखने वाले बच्चे भी चश्मा लगेगा नहीं, लग गया तो बच्चों का चश्मा उतर जाएगा, कोई शंका वाली बात नहीं। तो ये मैंने अभी षटकर्म की 6 क्रियाओं के बारे में ये बताया है, और इनको क्रियाओं को विस्तार रूप से देखने के लिए करके दिखाया पिछला वीडियो में चैनल पर देखें। मेरा चैनल है योग करो निरोगी काया, इसमें पूरे षटकर्म की क्रियाओं को, पूरे शरीर की सारी व्यवस्थाओं के लिए मैंने सब कुछ बताया हुआ है। तो अभी अंत में मेरी आपसे प्रार्थना कि निरोगी काया के लिए योग करें। दिन की शुरुआत और दैनिक दिनचर्या की शुरुआत और योग की शुरुआत षटकर्म की पहली क्रिया नेति धोती से करें। हमेशा निरोगी रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, सुखी रहोगे, खुश रहोगे। और इन क्रियाओं को करने का अभ्यास करें, अपने परिवार को कराएं। और जब आप खुद करोगे, किसी के सामने करोगे, तो बच्चों को भी अपने आप करने लग जाते हैं। बच्चों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने ये क्रियाएं करनी। आसन भी बहुत अच्छे मैंने करके दिखाए हुए हैं। बच्चों को साथ में बिठा के खुद करेंगे, बच्चे अपने आप करने लग जाएंगे। तो इन क्रियाओं से शुरुआत करें और ये नई सुबह मीडिया के साथ शुरू करें। तो अभी आपसे प्रार्थना है कि इन क्रियाओं से
अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन क्रियाओं से शुरू करें। योग की हर दिन की दिनचर्या शुरू करनी है आपने धोती से शरीर की सफाई के लिए। तो उससे आपका शरीर निरोगी रहेगा, आपका घर परिवार निरोगी रहेगा, आपके समाज में निरोगी काया का संदेश मिलेगा, समाज निरोगी होगा और उसको हमारे राष्ट्र को निरोगी करने में हमारी मदद मिलेगी। एक दूसरे को संदेश दें और उसके बाद जब हमारा तन निरोगी होगा, जब तन निरोगी होगा तो मन अपने आप, जब शरीर ठीक है तो मन अपने आप ठीक होगा, तन ठीक है तो मन ठीक है। जब तन ठीक नहीं है तो मन में तो हरदम टेंशन भरी रहेगी, मेरे को आज ये बीमारी हो गई, वो बीमारी होगी, डॉक्टर के पास जाना है। जब तन ठीक होगा तो मन अपने आप ठीक होगा। जब हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हमारे अपने बीच में पाकर। ये महान हस्ती श्री तिलक राज धीमन, श्रीमती सुलोचना देवी, जिनका उद्देश्य है आज इन्होंने बना रखा है कि जो ऋषि मुनियों संतों की हमारी देन है, षटकर्म योग का ही एक अंग है षटकर्म, और इसी में आता है नेचुरोपैथी में एक्यूप्रेशर। तो ये तीनों चीज ऐसी विद्या है कि इसमें किसी दवा की औषधि की जरूरत ही नहीं पड़ती। परमात्मा ने हमारे शरीर को इतना सक्षम बना रखा है कि हर चीज की इसमें आपकी ट्रीटमेंट है, लेकिन बशर्ते कि हम उसको जाने। शरीर बहुत सारे पहले हम लोग दवाइयां नहीं खाया करते थे, बुखार अपने आप ठीक हो जाता था, 3-4 दिन रहता था। थोड़ा सा हम भोजन का परहेज करते थे, थोड़ा सा माताएं वगैरह कहा करती थी बेटा ये ले लो ये ले लो, किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही शरीर उस बीमारियों को इलाज करता था। जख्म भी ऐसे ही था, कई बार हम बगैर ट्रीटमेंट किए थोड़ा खान पान ठीक कर लेते थे, थोड़ा रहन सहन ठीक कर लेते थे, जख्म भी ठीक हो जाया करता था। तो उसी विषय को षटकर्म के माध्यम से किस तरह से हम अपने आप के आंतरिक ऑर्गन्स को पवित्र करें, टॉक्स से आए हुए टॉक्सेस को दूर करें, क्योंकि अगर पेट आपका ठीक नहीं है तो तमाम बीमारियां हमारे पेट से ही रिलेटेड हैं। अगर पेट इंडाइजेशन आपका सिस्टम नहीं है, डाइजेशन सिस्टम नहीं ठीक नहीं है, तो सारी बीमारियों का घर ये हमारा पेट है। तो आज ये संत जो हमारे पीछे इन्होंने एक प्रण कर लिया है कि हमने इस विद्या को, हमारी संतों की विद्या को, हमारे ऋषि मुनियों को विद्या को, इस जो हमारे यहाँ के संस्कार और संस्कृति रहा है उस विद्या को जन जन तक पहुंचाना है। और इसी उद्देश्य से दोनों पति पत्नी आज 20 साल से इन्होंने अपने आप को ठीक किया। अब इन्होंने ठाना है कि इस विद्या को हम घर घर पहुंचाएंगे और सबको दवा से मुक्त कराएंगे। दवाइयों में हमने देखा कि एलोपैथी की जितनी हम दवाइयां लेते जा रहे हैं उतनी हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है और कई तरह के रोग से हम रोग ग्रसित होते चले जा रहे हैं, कई बीमारियों से हम ग्रसित होते चले जा रहे हैं। तो हम क्यों, तो अगर हम बीमार होते हैं तो क्या तन मन धन तीनों का नुकसान होता है। तन तो जाता ही जाता है, मन भी कहीं किसी काम में नहीं लगता, और जब बीमार होते हैं तो रोजी रोजगार बहुत सारी समस्याओं का समाधान क्या होना, हमारे अंदर जीवन के अंदर विकृति आ जाती है। तो उससे बचने के लिए हम अपने संत, अपने जोगी महाराज तिलक राज धीमन की विचारों को सुने, अपने जीवन में आत्मसात करें। इन्होंने आपको ठीक करने का प्रण ले रखा है, बगैर किसी खर्चे का, किसी साधन का, बगैर किसी टका पैसा लगे ही। क्योंकि आज तो हर कोई लूटने पर बैठा हुआ है। एलोपैथी के जहां कहीं भी जाएं तो पहले वो पैसा रखवाते, आप ठीक हो ना हो उसे कोई मतलब नहीं है। तो आइए हम इसे तिलक राज धीमन जी के विचारों से को सुने और इन पे बताए हुए रास्ते पर चले।